हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायनामिक नॉलेज विद श्रेयांश। सो हम लोग आज इस चैप्टर को फिर से शुरू करते हैं। ओके, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, लेट अस फाइंड आउट अबाउट what type of nutrients they need to survive and from where they get them. So यहाँ दे किसको रिफ़र किया गया है? दे रिफ़र किया गया है फंजाई को। ओके, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट से। Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like you animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. So बूजो यहाँ पूछ रहा है कि जितने भी फंजाई होते हैं उनके पास ना ही माउथ होता है फूड को कैप्चर करने के लिए और ना ही क्लोरोफिल होता है अपने फूड को खुद से सिंथेसाइज करने के लिए। सो आखिर उनके पास न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कैसे होती है? सो लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 1.2। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विथ वाटर। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them. सो यहाँ हमें क्या करना है, एक ब्रेड लेना है सिंपल सा मार्केट में जो अवेलेबल होता है, उस पर हम लोग थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल कर देंगे और उसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे किसी वार्म प्लेस पर। ओके, उसके बाद हम लोग उसको तब तक छोड़ेंगे जब तक उस पर फ्लफ़ी पैचेस ना आ जाएं, यानी कि उससे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर ना आने लग जाएं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस? सो उन पैचेस का कलर क्या होता है? राइट डाउन योर observation in the notebook. You will see cotton like threads spread on the piece of bread. So हम लोग क्या देखेंगे, कॉटन लाइक थ्रेड्स होंगे, छोटे छोटे से धागे निकले रहेंगे उस ब्रेड से। ओके, और वो क्या होते हैं? फंजाई उस पर जो ग्रो कर रहे रहते हैं और उनका कलर क्या होता है? येलो। These organisms are called fungi. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrients from the bread. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ये जितने भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं ये होते क्या? ये होते हैं फंजाई यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो इनमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि ये लोग अलग से अपना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं अलग मोड से। तो वो लोग अपने रिक्वायरमेंट पूरी कैसे करते हैं न्यूट्रिशन की? वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एयर में प्रेजेंट होते हैं और किसी भी डेड और डिकिंग मैटर पे जाके सरवाइव करने लगते हैं। सो उस पर सरवाइव कैसे करते हैं? वो लोग अपने डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं उस पर, जो कि क्या करता है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है उस फूड के न्यूट्रिएंट्स को, और उसके बाद से वो लोग उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। सो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं उन्हें हम लोग सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। तो फंजाई किस कैटेगरी में आता है? सेप्टोट्रॉप्स में। Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. So fungi pickle पे भी grow करते हैं, अचार पे, लेदर पे, हमारे क्लोथ्स पे और अदर आर्टिकल्स पे जो कि हॉट और ह्यूमिड जगह पे रखे रहते हैं, यानी कि जहाँ पे मॉइस्चर भी हो थोड़ा सा और वो गर्म भी हो, वहाँ पर वो लोग आराम से ग्रो कर जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. Ask your parents about the menace of fungi in your house. So, ये लोग रेनी सीजन में ज़्यादा ग्रो करते हैं। हम लोग अपने पिकल्स में देखते हैं कि जरा सा भी पानी चला जाता है तो वो उसमें क्या होते हैं, वाइट वाइट पैचेस आ जाते हैं और वो क्या होते हैं? फंजाई। ओके, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर.
सो ये फंगल स्पोर्स जितने भी होते हैं, जितने फंजाई होते हैं, वो लोग एयर में हमारे प्रेजेंट होते हैं. when they land on when they land on wet and warm things, they germinate and grow. सो जब भी वो लोग किसी वेट और वार्म थिंग पर जाके रुक जाते हैं, उस पे वो लोग जर्मिनेट करते हैं और ग्रो कर जाते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा. सो नाउ पहेली इज कीन टू नो whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. So पहेली यहाँ जानना चाहती है कि उसने नए नए शूज़ लिए थे ब्यूटीफुल, तो क्या वो फंजाई द्वारा स्पॉइल किए गए थे? तो इसका आंसर है यस. क्यों? और उसको रेनी सीजन में ज़्यादा स्पॉइल किया गया था. क्यों? क्योंकि रेनी सीजन में जितने फंजाई होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है. Now Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause diseases in plants, animals including humans. Some fungi are also used as medicines. सो यहाँ बूजो जानना चाहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था एक बार कि उनके वीट फील्ड को भी फंजाई ने स्पॉइल किया था. तो यहाँ बूजो जानना चाहता है कि क्या फंजाई ऐसे डिसीजेस भी होते हैं? तो इसका पहेली ने आंसर दिया कि ईस्ट और मशरूम दो ऐसे फंजाई हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, बट ऐसे कई सारे फंजाई होते हैं जो कि डिसीज़ पैदा करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमंस में भी. और फंजाई का यूज़ मेडिसिन बनाने में भी होता है. और इसके बारे में आप लोग क्लास 8 चैप्टर 2 में ज़्यादा पढ़ेंगे. Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. For example, certain fungi live inside the roots of plants. The plants provide nutrients to the fungus, and in turn, the fungus provides water and certain nutrients. ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दो दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. ओके. और इसका एग्जांपल है फंजाई जो कि रूट नोड्यूल्स में होते हैं प्लांट्स के, और वो क्या करते हैं? वो लोग सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में प्लांट्स भी उनको अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो फूड प्रिपेयर हो रहा रहता है फंगस को प्रोवाइड करते हैं वो, और उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आराम से रह सकें. In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in turn the alga prepares and provides food to the fungus. एक ऑर्गेनिज्म जो होता है जो कि जिसे हम लोग कहते हैं लाइकेन, तो उसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसके पास क्लोरोफिल होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्गा. और एक फंगस होता है, तो वो दोनों क्या कहते हैं? वो दोनों एक साथ रहते हैं. ओके. तो इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. तो उसमें क्या होता है? जो फंगस होता है वो एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जिस पॉन्ड में वो लोग रहते हैं या फिर जिस वाटर बॉडी में रहते हैं उससे वो वाटर और मिनरल्स एल्गा को प्रोवाइड करता है, और उसके बदले में एल्गा क्या करता है? एल्गा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान अपना फूड प्रिपेयर करता है, और वही फूड वो फंगस को भी देता है और खुद भी ले लेता है. तो इसमें दोनों एक दूसरे का भला करते हैं. How nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why this is done? क्या आपने फार्मर्स को देखा है मैन्योर और फर्टिलाइज़र स्प्रेड करते हुए फील्ड्स में?
या फिर गार्डनर्स को अपने लॉन या पॉट्स में डालते हुए। हम लोग भी जब घर में पॉट्स रखते तो हम लोग को भी पेरेंट्स एडवाइस करते हैं कि हम लोग को भी उसमें खाद डाल देना चाहिए, ह्यूमस डाल देना चाहिए या फिर फर्टिलाइज़र डाल देना चाहिए। सो क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ अभी। You learn that plants absorb minerals and nutrients from the soil. So their amounts in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement. So हमें क्यों खाद पानी डालने की ज़रूरत होती है? So इसका आंसर है क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो लोग मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो जब वो लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे तो सॉइल क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स लेस हो जाएंगे उसमें। सो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं रह जाएंगे तो प्लांट्स फिर नहीं रह पाएंगे। तो जब वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की डिक्लाइनिंग होने लगती है। तो डिक्लाइनिंग होगी तो फिर प्लांट्स और नहीं ले पाएंगे न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए प्लांट्स को और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स डालते हैं। ओके, और वो जितने भी फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स होते हैं वो किस में रिच होते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस और बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स में। ओके, सो इसीलिए हम लोग उसको टाइम टू टाइम डालते हैं ताकि सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट्स फुल हो जाए, जिससे कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यूजुअली क्रॉप plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. So, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स क्या करते हैं, वो लोग नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। सो इसीलिए सॉइल में से नाइट्रोजन की कमी होती रहती है। ओके, सो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ही हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में से, तब भी प्लांट्स उसमें से तभी प्लांट्स एटमॉस्फेयर में से क्यों नहीं ले लेते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में अबंडेंस में है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा है। तब भी प्लांट्स उसको एटमॉस्फेयर से नहीं ले पाते हैं, सॉइल से ही लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं या फिर खींच नहीं पाते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। सो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि जितने प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। सो अब वो लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर नहीं सकते हैं, तो उनको सॉल्यूबल फॉर्म में मिलता कहाँ से नाइट्रोजन? तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ओके, और सारे प्लांट्स में अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करेंगे। सो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, वो प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में जाकर बैठा रहता है और वहाँ से वो जितने भी सॉइल में नाइट्रोजन रहते हैं उनको खींच लेता है और उसको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे देता है ताकि वो लोग अपना फूड बना सकें। लेकिन अब राइजोबियम अपना फूड बना नहीं सकता है। ओके, सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। सो अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो किसके रूट नोड्यूल्स में रहता है? वो रहता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में। और इसके एग्जांपल्स हैं ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स। ओके, in turn the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship
This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. So, अब जितने भी ये अब जितने भी राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो लोग नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में प्लांट्स को दे तो देते हैं, लेकिन अब प्लांट्स क्या करते हैं उनके लिए? अब प्लांट्स उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं अपने रूट नोड्यूल्स में, और उसके बाद से वो लोग उसको शेल्टर प्रोवाइड करने के बाद न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो लोग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रिपेयर किए रहते हैं। और ये ग्रेट सिग्निफिकेंस है फार्मर्स के लिए, यानी कि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जहाँ पर वो लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स ग्रो करते हैं वहाँ पर उन लोग को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। सो जितने भी पल्सेस और दाल्स होते हैं ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स के कैटेगरी में आते हैं। सो अब हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। In this chapter, you learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants are parasitic or septotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? So इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉप्स। ओके, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं और कुछ सेप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, और जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। ओके, अपने न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, यानी कि वो लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ओके, नाउ कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉप्स? तो इसका आंसर है यस। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो क्या हेटरोट्रॉप्स के कैटेगरी में आ सकते हैं, मतलब पार्शियली हेटरोट्रॉप्स होते हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि पहले उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी कि वो लोग अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर लेते हैं, तो उनके जितने भी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है अपने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। उसके बाद जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए वो लोग इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, तो इसीलिए वो लोग इंसेक्ट पर डिपेंडेंट होते हैं अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए। इसीलिए ये लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी आते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे प्लांट हैं जो कि आधे ऑटोट्रॉफ होते हैं और आधे हेटरोट्रॉफ। सो इसकी समरी मैं आपको दिखा दे रहा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका, और इसकी एक्सरसाइजेस की अगर आपको चाहिए सॉल्यूशन, इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू गाइस फॉर सीइंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक you very much. Now we will meet in our next video on next topic, which is nutrition in animals.